नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कल का वीडियो मिस हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज अब वीडियो मिस नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो संस्कृत है जी, जो बिहार बोर्ड कमिंग 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आपके जो संस्कृत सब्जेक्ट है वह 100 मार्क्स का पूछा जाता है भाई। और याद रखिएगा कि हमारे पढ़ाए हुए जो जितना हम पढ़ा देंगे, सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और उसमें आप 90 प्लस अचीव नहीं कीजिएगा तब बोलिएगा, आप एग्जाम दे के आइएगा। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पेपर है वो एक एक क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन आप मैच कर कीजिएगा और वीडियो से मिलाइएगा। न मिलेगा उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जो लिखना होगा मेरे दोस्त लिख दीजिएगा। बहुत कम मेहनत में आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। और याद रखना, ये संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने में, सुनने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन नंबर या स्कोरिंग है बहुत ज्यादा मार्क्स आता है अच्छा से थोड़ा सा लिख दोगे तो। और याद रखना, इसमें बहुत कम मेहनत में आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। और याद रखिएगा, मान लीजिए आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छा से जानते हो तो भाई बिना संस्कृत के आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो, ये बात फिक्स है। तो आप इजी वे में जब 90 प्लस गेन कर ही लोगे तो क्यों नहीं है इतना जरूरी कि इसको पढ़ ले इजी वे में, शांति से डेली डेली एक एक लेक्चर देख ले। और इतना आसान है, इतना इजी सब्जेक्ट है कि फिर कोई जवाब ही नहीं। आपको मार्क्स गेन करना है, बिहार बोर्ड में या कोई बोर्ड हो, जब आप अच्छा मार्क्स गेन करोगे तो इसका मतलब डायरेक्ट आपके किस पे जाता है, आपके मेरिट पे जाता है। यानी आपने अच्छा से पढ़ा होगा, आप अच्छा स्टूडेंट है, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर अ टैलेंटेड स्टूडेंट्स। यही कारण है कि आपने अच्छा मार्क्स गेन किया है। सो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। और हाँ, आपके जितने जो साथी है, आपकी जो जितनी जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, आप उसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मालूम चल जाए कि हाँ, यहाँ पे संस्कृत का वीडियो एवरीडे प्रोवाइड किया जाता है और टू द पॉइंट। और आपके सब्जेक्ट का ये पूरा ये 10वां पार्ट में आ गए। आप जितना जो पीछे का लेक्चर देखना चाहते हैं, आवाज में थोड़ा सा खराश है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, माफी चाहता हूं, लेकिन हाँ धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं पहले श्लोक को। सबसे पहले ये 10वां पार्ट है, 10वां पार्ट है। ये पार्ट का नाम जो है 10वां पार्ट है, नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णनम। यानी जो मंदाकिनी नदी है जो कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट के पास है, चित्रकूट में है, उसी मंदाकिनी वर्णन का यहाँ पे मतलब जिक्र किया गया है। और हाँ, याद कीजिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने इस पाठ का जो पाठ का परिचय होता है, यानी लेसन का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया था। सो वो भी देख लिए होंगे तो आपको अच्छा से ये समझ में आने वाला है। और जो स्टूडेंट वो नहीं देखे हैं, ज्यादा नहीं, 13-14 मिनट का वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा, अच्छा से ये श्लोक समझ में आएगा। सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद मस्ती से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। विचित्र पूलिनाम रम्याम, ध्यान से, विचित्र पूलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। फिर से पढ़ देते हैं। विचित्र पूलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। ये आपका श्लोक है। इस श्लोक का बहुत ही सिंपल अर्थ है। ये श्लोक कब बोलते हैं तो श्री रामचंद्र जब सीता जी के साथ और अपने अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास जाते हैं और जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां पे एक मंदाकिनी नदी होती है, उसकी शोभा को ये बयां कर रहे हैं, यानी उसकी विशेषताओं को, जो मंदाकिनी नदी है उसकी विशेषताओं का ये वर्णन कर रहे हैं अपने पत्नी सीता के साथ। तो देखिए क्या है इस श्लोक। विचित्र पूलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। इस श्लोक का अर्थ क्या है सो समझते हैं। देखिए, श्री रामचंद्र कह रहे हैं, हे सीते, अपनी जो भार्या है, जो पत्नी है, उनको संबोधित करते हुए, हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली, मतलब जो मंदाकिनी नदी है उस नदी का जो तट है, तट मतलब किनारा, जो मतलब स्थल और पानी से लगा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को तट बोला जाता है। तो जो मंदाकिनी नदी का तट है, यहाँ पे मंदाकिनी नदी का वर्णन है।
रंग बिरंगे। वह कैसा है? तो रंग बिरंगा मतलब विचित्र है, अजीब रंगों का है, अच्छा लगने वाला है। फूलों से युक्त मतलब जो रंग बिरंगे तटों वाली, फूलों से युक्त। और जो मंदाकिनी नदी का तट है, जैसे गंगा नदी का तट होता है यानी किनारा जिसको बोला जाता है, बैंक ऑफ द रिवर कैसे बोलते हैं, तो वही जो बैंक होता है, जो मतलब बीच होता है, किनारा, उसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त जो मंदाकिनी नदी है उसका तट रंग बिरंगा है, यानी बहुत ही सुंदर तट है, और फूलों से युक्त यानी फूलों से सुसज्जित है। यानी उनके जो मंदाकिनी नदी है तो उसके तटों के आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, तथा हंस सारस पक्षियों को केली करते हुए मंदाकिनी नदी को देखो। और अपनी पत्नी सीता को कह रहे हैं कि देखो कितना सुंदर है मंदाकिनी नदी का तट। हे सीते, तुम देखो कि कितना सुंदर है मंदाकिनी नदी का तट, जिसका तट रंग बिरंगा है और साथ ही साथ तरह तरह के फूलों से सुसज्जित है। और वहां पे हंस सारस जैसे जो पक्षी हैं वह चहल पहल कर रहे हैं, मतलब वहां पे खूब एक तरह से देखा जाए तो मनोयोग से अपना क्रीड़ा कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी जल में खेल रहे हैं। मंदाकिनी नदी को देखो, अपने पत्नी को संबोधित करते हुए, दिखाते हुए ऐसा कह रहे हैं। आगे अर्थात हे सीते, मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता को देखो। मतलब यहाँ पे जो श्री रामचंद्र है वह सीता को मंदाकिनी नदी की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, यानी जो मंदाकिनी नदी है उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको दिखा रहे हैं अपनी भार्या सीता को, अपनी पत्नी सीता को। इसी का मैंने व्याख्या किया है। व्याख्या में क्या है? प्रस्तुत श्लोक, यानी जो ये श्लोक है मेरे दोस्त, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है, जो कि मैंने पाठ परिचय में ऑलरेडी बता दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये जो श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। आप रामायण जब देखोगे मेरे दोस्त तो वाल्मीकि रामायण तो उसको 7 कांडों में बांटा गया है, मतलब जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, इस तरह से। फिर उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड ऐसे होता है। फिर मतलब कि अंत में उत्तर कांड, फिर मतलब उत्तर कांड से पहले सुंदर कांड, ऐसे होता है। 7 कांड है टोटल। आगे देखिए तो उसी में जो एक अयोध्या कांड है उसी का ये भाग है। कौन? सो ये मतलब कि जो आपका श्लोक है, ये जो मंदाकिनी नदी के तट पे जाते हैं वो वाला श्लोक। आगे देखिए, इसमें कवि वाल्मीकि ने चित्रकूट की अनुपम प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है। जो वाल्मीकि हैं, जो कि आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कवि जो वाल्मीकि जी हैं, ये जो मतलब चित्रकूट है, चित्रकूट आप मध्य प्रदेश का देखिएगा एक जिला भी है। तो जो चित्रकूट है उसकी अनुपम मतलब होता है यूनिक मतलब अजूबा, विचित्र, अनोखा। उसकी जो प्राकृतिक शोभा है यानी नेचुरल ब्यूटी है उसका वर्णन कर रहे हैं। कौन? वाल्मीकि जी। ठीक, आगे देखिए तो वाल्मीकि जी कर रहे हैं मतलब अपने जो काव्य है उस रामायण काव्य में, महाकाव्य में इस चीज का वर्णन कर रहे हैं। और बोलते कौन है? तो श्री रामचंद्र बोलते हैं। आगे देखिए, वनवास काल में, यानी जब श्री रामचंद्र वनवास जाते हैं तो उस समय श्री राम पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं। तो अपने भाई जो अनुज होता है यानी छोटा भाई लक्ष्मण और अपनी भार्या जो पत्नी है सीता का साथ वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले चित्रकूट पर्वत के पास जाते हैं। वहीं पे मंदाकिनी नदी बहती है। वहां कलकल छलछल करती मंदाकिनी नदी की निर्मल जलधारा में खिले फूलों तथा क्रीड़ा करते हंस सारस को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं। तो जो श्री रामचंद्र हैं वह मंदाकिनी नदी जो कि चित्रकूट के पास है, तो वहां पे जो मंदाकिनी नदी है उसकी जो धारा है, जल की धारा, वो एक तरह से कलकल छलछल इस तरह से तरंगे बना रही है। और उसमें हंस सारस जैसे पक्षी मतलब जल क्रीड़ा यानी जल में खेल रहे हैं, अच्छा से एक तरह से देखा जाए विचरण कर रहे हैं, जल में चहल पहल कर रहे हैं। और साथ ही साथ वह जो मंदाकिनी नदी है उसका तट फूलों से सुसज्जित है, यानी तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। कहाँ? मंदाकिनी नदी के तटों पर। आगे देखिए, यानी श्री रामचंद्र वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बयां कर रहे हैं, यानी उसको बता रहे हैं। और देखकर, इस सुंदरता को देखकर वे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, यानी एक तरह से अंदर से उनके
मतलब कि मन हमेशा शांति जैसा वहाँ पे प्रदान होता है उस चित्रकूट के पास जो मंदाकिनी नदी है उसकी धाराओं से, उसकी सुंदरता से। श्री राम सीता का ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो, इसमें खिले फूल तथा जल विहार करते हंस सारस पक्षियों को देखकर मन में आनंद रस का संचार होने लगा है। मतलब श्री रामचंद्र अपने पत्नी सीता को कहते हैं, हे सीते, तुम इस मंदाकिनी नदी जो कि रंग बिरंगों तटों वाली है और फूलों से, तरह तरह के फूलों से सुसज्जित है, यानी शोभा पा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हंस सारस जैसे पक्षी हैं वह जल में विहार कर रहे, विहार मतलब घूमना, इधर उधर घूम रहे हैं, जिससे और इसकी सुंदरता बढ़ रही है। तो उसको देखो और कितना आनंदित मतलब महसूस हो रहा है, कितना आनंद दे रहा है ये दृश्य। ये जो श्री राम है वो सीता से कहते हैं। आगे देखिए मेरे फ्रेंड्स, आगे तात्पर्य यह कि चित्रकूट प्राकृतिक उपादानों से इतना संपन्न था कि राम भी वहां के सौंदर्य से आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सके। इसके कहने का मतलब है जो चित्रकूट था वह मतलब कि बहुत ही सुंदर एक तरह से नजारा वाला स्थान था, जिसको देखकर राम भी अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहे थे। यही श्लोक का आज भर के लिए यही श्लोक काफी है। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, जय हिंद, जय श्री राम।